हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, भारत में महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल की सीरीज के इस वीडियो में हम आज बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग की। लॉर्ड कैनिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में हासिल करेंगे। और इसके पहले जो हमने महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल्स की बात की है उसमें हमने चर्चा की लॉर्ड विलियम बेंटिंक की और जो लॉर्ड डलहौजी की। इन दो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल्स की चर्चा हमने अपने पिछले दो वीडियोज में की है। इसमें हम संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। और इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा उसमें जो हमारे शेष के जो गवर्नर जनरल रहे हैं शेष बीच में, चाहे वो मेटकाफ हो या फिर ऑकलैंड या एलनबरो या हार्डिंग, उन सब की संपूर्ण चर्चा हम एक वीडियो में करेंगे, क्योंकि उनका महत्व एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी कम है, उनसे बहुत ही कम सवाल बनते हैं। और ये जो लॉर्ड कैनिंग है ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे कई सवाल बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं आज लॉर्ड कैनिंग की। तो लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल रहा वह जो डलहौजी थे, डलहौजी के बाद उनका कार्यकाल रहा। डलहौजी का कार्यकाल जब 1848 से 1854 तक रहा, उसके बाद 1856 तक रहा। 1856 के बाद से 1856 से लेके 62 तक, 1856 से 62 तक लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल रहा। किस प्रकार से? क्योंकि जो कार्यकाल की शुरुआत हुई लॉर्ड कैनिंग की वह 1856 से हुई और इसके बाद 1858 तक वह गवर्नर जनरल के रूप में रहे। और बाद में 1858 के बाद से जो गवर्नर जनरल का पद था वह समाप्त करके वायसराय का पद सृजित हुआ। तो इस प्रकार वह वायसराय बने। तो जो कुल कार्यकाल रहा लॉर्ड कैनिंग का अगर बात करते हैं तो 1856 से 62 तक रहा, लेकिन भारत में गवर्नर जनरल के रूप में उनका जो कार्यकाल रहा वो 56 से 58 तक रहा। और जैसे कि अभी बात की 1858 के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो इस प्रकार जो लॉर्ड कैनिंग थे वह प्रथम जो है भारत के वायसराय भी बने। गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन कार्य करता था और वायसराय जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कार्य करता था। मतलब जो पद में चेंजमेंट आई, जो 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद से ये पद समाप्त किया गया गवर्नर जनरल का और उसके स्थान पर वायसराय का पद बनाया गया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि जो गवर्नर जनरल था वह जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसके अधीन कार्य करता था, जबकि वायसराय जो था वह ब्रिटिश सम्राट के अधीन कार्य करता था। तो इस प्रकार जो अधिकार क्षेत्र था वह कंपनी से अलग होकर वायसराय का जो अधिकार क्षेत्र है वह ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुआ था। तो जो 1858 में ये चेंजमेंट हुआ और प्रथम वायसराय भारत के लॉर्ड कैनिंग बने। और इस प्रकार 1858 से लेकर 1862 तक ये वायसराय के रूप में रहे। 56 से 58 तक भारत के गवर्नर जनरल, मतलब लॉर्ड कैनिंग के बारे में कह सकते हैं कि वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। गवर्नर जनरल के रूप में उनका कार्यकाल जो 56 से 58 तक और 1858 से 62 तक वे वायसराय के रूप में कार्यरत रहे। 1857 का जो विद्रोह हुआ वह जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग उनके कार्यकाल में ही हुआ। तो 1857 का विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ, ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल, जिस समय वो भारत में गवर्नर जनरल थे, उस समय 1857 की जो विद्रोह की आग थी वह भड़की, या फिर ये कह सकते हैं जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही हुआ। आगे बात करते हैं रेलों के विकास को बढ़ावा दिया लॉर्ड कैनिंग ने, और साथ ही साथ अकाल राहत कार्य भी शुरू किए गए कैनिंग के द्वारा। रेलों का जो शुरुआत की रेलों की वह शुरुआत की गई डलहौजी के द्वारा, और इसका जो विकास किया गया वह उसके बाद लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उसका विकास हुआ। साथ ही साथ भारत में अकाल की स्थिति थी उसमें राहत कार्य भी कैनिंग के द्वारा शुरू किए गए। आगे बात करते हैं कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना में कैनिंग ने महत्वपूर्ण मदद दी। स्थापना किस हिसाब से हुई थी तो उसकी चर्चा हमने लॉर्ड डलहौजी का जो पिछला वीडियो था उसमें संपूर्ण रूप से की थी। अगर आपने नहीं देखा है और ये जो विश्वविद्यालय थे ये किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुए और उनके साथ साथ और कौन कौन से विद्यालय स्थापित किए गए थे, तो उनकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सैन्य सुधार के अंतर्गत कैनिंग ने भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई। जैसा कि पिछले वीडियो में बात की थी कि डलहौजी ने भी जो भारतीय सैनिक थे
उनकी संख्या में कमी की थी और ब्रिटिश सैनिक बढ़ाए थे। ठीक उसी प्रकार कैनिंग ने भी भारतीय सैनिकों की संख्या कम की और उनके हाथों से तोपखाने का अधिकार भी छीन लिया। तोपखाने का जो कार्यालय था उसका परिवर्तन कलकत्ता से मेरठ में किया गया था, जो कि किया गया था डलहौजी के द्वारा, और भारतीयों के हाथों से तोपखाने का अधिकार भी लॉर्ड कैनिंग ने छीन लिया। साथ ही साथ कैनिंग ने राजस्व बढ़ाने के लिए 500 रुपए से अधिक आय पर आयकर लगा दिया तथा इसके साथ ही आयात पर 10% तथा निर्यात पर 4% कर निश्चित कर दिया। मतलब कैनिंग ने राजस्व बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण कदम उठाए उसमें से एक ये था कि आयकर वह लगाया 500 रुपए से अधिक की आय पर, और साथ ही साथ आयात पर 10% का कर और निर्यात पर 4% का कर निश्चित कर दिया। तो इस प्रकार ये कर का माध्यम था कैनिंग का, जिससे उन्होंने राजस्व बढ़ाने में जो है एक अहम निर्णय लिया। आगे बात करते हैं न्यायिक सुधारों के अंतर्गत, तो कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा, जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 था 1861 का इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, उसके द्वारा बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास इन तीनों रेजिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। तो कैनिंग के द्वारा ही बंबई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वह किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा। आगे बात करते हैं सार्वजनिक सुधारों में, तो सार्वजनिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने रेल लाइनों, सड़कों व नहरों का निर्माण भी करवाया। रेल लाइनों की जैसे कि अभी चर्चा की, विकास किया, सड़कों का भी विकास किया और नहरों का निर्माण भी कैनिंग ने करवाया। तो इस प्रकार ये बोल सकते हैं कि भारत में सामाजिक सुधार जो था वो कैनिंग के कार्यकाल से थोड़ा सा अच्छा हुआ। साथ ही साथ 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के कार्यकाल में ही पारित किया गया। जो 1861 का 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम था वह पारित हुआ लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। और इसमें खास बात क्या थी? तो इसमें खास बात यह थी, जो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम था, कि इसमें गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी, और जो 5वां सदस्य था वह विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया था। मतलब जो कुल 4 सदस्य होते थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी करके सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई, और जो 5वां सदस्य शामिल किया गया वह एक विधि विशेषज्ञ होता था। आगे बात करते हैं कि जैसे कि भारतीय परिषद अधिनियम में सदस्यों की संख्या चेंज की गई, ठीक इसी प्रकार लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 12 कर दी गई थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य थे उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता था, और इसमें भारतीय सदस्य भी शामिल किए जाते थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय सदस्य भी शामिल किए जाते थे, और इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता था वो कितने वर्षों का होता था? 2 वर्षों का होता था। एक अन्य महत्वपूर्ण सवाल यहां से बनता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ और किसके कार्यकाल में पारित हुआ? तो कैनिंग के कार्यकाल में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, मतलब जो 1856 में पारित हुआ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार था, जिसमें जिन स्त्रियों के पति का देहांत हो जाता था उनका पुनर्विवाह की इसमें विवेचना की गई। आगे बात करते हैं 1859 ईस्वी में 1859 में बंगाल किराया अधिनियम स्वीकृत हुआ, और इसमें ऐसे किसानों को जो लगभग 12 साल से लगातार किराए की भूमि पर खेती कर रहे थे, फिर से लगातार 20 वर्षों से समान किराए पर खेती कर रहे थे, उन किसानों को भूमि का अधिकार समझा गया। मतलब जो 1859 में किराया अधिनियम पारित स्वीकार किया गया, उसमें खास बात यह थी कि जो किसान पिछले 12 वर्षों से या फिर 20 वर्षों से एक समान किराए पर खेती कर रहे थे, उनको उस जो भूमि थी उसका अधिकारी समझा जाने लगा। ये वहां पर स्वीकार किया गया किराया अधिनियम में कि जो किसान 12 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक समय से खेती कर रहे हैं उनको वहां पर अधिकार प्राप्त होगा भूमि के स्वामित्व का। आगे बात करते हैं 1858 ईस्वी के बाद राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया गया। राज्य विलय नीति जो कि मुख्य विशेषता थी डलहौजी के कार्यकाल की, उसको समाप्त किया गया लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। तो कब समाप्त किया गया? 1858 ईस्वी के बाद। तो 1858 ईस्वी के बाद राज्य विलय नीति समाप्त कर दी गई। अब ऐसे राजा
मतलब अब जब समाप्त हो गई तो इसमें परिवर्तन क्या हुआ कि अब ऐसे राजा जिन पर कुशासन का आरोप लगाया जाता था उनके राज्य का विलय ना करके उनको दंडित किया जाता था। इसके पहले क्या था, डलहौजी के कार्यकाल में कि अगर किसी भी राज्य पर राजा के कुशासन का आरोप लगाया जाता था तो उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। जबकि जब यह नीति समाप्त करती गई 1858 में 1858 में, तो यह निर्णय लिया गया कि जिन राजाओं पर कुशासन का आरोप लगाया जाएगा या आरोप सिद्ध होगा तो उन पर उनका विलय नहीं होगा, बल्कि उनको जो है दंडित किया जाएगा। आगे बात करते हैं भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय तैयार हुई और इसको लागू 1862 में किया गया। तो जो भारतीय दंड संहिता थी वह कैनिंग के समय ही तैयार हुई और ये लागू हुई 1862 में। कैनिंग की पत्नी की मृत्यु नवंबर 1861 में हुई और बाद में 1862 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब पत्नी की मृत्यु के पश्चात कैनिंग ने जो वायसराय का पद था उससे इस्तीफा दे दिया और 17 जून 1862 ईस्वी में लंदन में इनकी भी मृत्यु हो गई। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की लॉर्ड कैनिंग के बारे में संपूर्ण रूप से, और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हमारे अन्य गवर्नर जनरल्स हैं जिनको हमने बीच में छोड़ा है, उनको हम एक वीडियो में विस्तृत रूप से उनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ फेसबुक की लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वहां से आप फेसबुक के जरिए भी हमारे जितने भी वीडियोज हैं वो सब वहां से आप एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोई अन्य सीरीज चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे हम आपको वो सीरीज प्रोवाइड कर सकें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।